नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम एक साहित्य इतिहास की कड़ी चला रहे हैं जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट और DSSB एवं पीजीटी, टीजीटी और बीपीएससी में सहयोगी रहेगी। इसमें हम साहित्य इतिहास के तथ्यों को बारीकी से अध्ययन करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने सूफी साहित्य की विशेषताएं एवं संत साहित्य व सूफी साहित्य में जो अंतर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम प्रमुख सूफी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि प्रमुख सूफी रचनाओं के बारे में देखें तो सर्वप्रथम तो हमें ध्यान रखना है प्रथम सूफी रचना का। और प्रथम सूफी रचना के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रथम सूफी रचना को लेकर 4 मत प्रचलित हैं। कितने मत प्रचलित हैं? तो 4 मत प्रचलित हैं। और 4 मत में यदि हम देखें तो 4 मत में डॉक्टर नगेंद्र का मत है जो असाइद की हंसावली को, और राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद की चंदायन को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास की सत्यवती कथा को और रामचंद्र शुक्ल कुतुबन की मृगावती को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। आज हम प्रमुख सूफी रचनाओं में देखें तो हंसावली जो कि रचनाकार हैं असाइद और जिसका रचना काल है आपके 1370 ईस्वी। इसमें यदि हम हंसावली में नायक देखें तो नायक है राजकुमार और नायिका है हंसावली जो कि कहाँ की राजकुमारी है? पाटन की राजकुमारी है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। कौन सी भाषा है? यदि हंसावली की भाषा देखें तो राजस्थानी हिंदी है। चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद और इसका समय है 1379 ईस्वी। और इसमें यदि नायक देखें तो चंदायन में नायक हैं लोरिक देव और जो नायिका हैं वो है चंदा, और इसी नायिका के नाम पर इस ग्रंथ का नाम पड़ा चंदायन। इसका समय 1379 ईस्वी है और इसकी भाषा देखें तो इसकी भाषा अवधी है। इसके बाद देखें हम लखम सेन पद्मावती कथा। इसके रचनाकार दामोदर कवि, इसका रचनाकाल 1459 ईस्वी। और इसके नायक को देखें तो नायक का नाम है लक्ष्मण सेन और नायिका कौन है? तो नायिका है पद्मावती और इसकी भाषा भी कैसी है? राजस्थानी हिंदी। अब हम देखें सत्यवती कथा को किसने प्रथम सूफी रचना माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये किसकी कृति है? तो ईश्वरदास की कृति है। इसका समय 1501 ईस्वी। और सत्यवती कथा में हम देखें कि नायक का नाम क्या है? तो नायक है ऋतुपर्ण और नायिका का नाम है सत्यवती। नायिका का नाम क्या है? सत्यवती है। नायक का नाम है ऋतुपर्ण और इसकी अवधी भाषा है। इसकी भाषा क्या है? अवधी है। फिर देखें मृगावती जो कि किसकी रचना है? कुतुबन की। समय 1503 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। इसमें राजकुमार नायक हैं और नायिका मृगावती हैं और इसका जो भाषा है, मृगावती की जो भाषा है वो अवधी है। इसका यदि समय काल देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने 1501 ईस्वी माना है, पर सर्वविदित और सर्वमान्य मत है कि इसका समय 1503 ईस्वी है। मृगावती के बाद हम देखें तो माधवानल कामकंदला, और माधवानल कामकंदला में गणपति इसके रचनाकार हैं। 1527 ईस्वी इसका रचना काल है। इसके नायक का नाम माधव और नायिका का नाम कामकंदला है। इसकी भाषा भी राजस्थानी हिंदी है। इसकी भाषा कैसी है? राजस्थानी हिंदी। फिर देखिए पद्मावत में जो पद्मावत के रचनाकार हैं वो जायसी हैं और इसका समय 1540 ईस्वी है। पद्मावत का समय क्या है? पद्मावत का समय 1540 ईस्वी है और इसमें नायक रतन सेन और नायिका पद्मावती है। यदि पद्मावत की नायिका का बात करें तो क्या है? पद्मावती और नायक का नाम है रतन सेन और पद्मावत की भाषा भी कैसी है? अवधी है। ज़्यादातर इन्होंने ठेठ अवधी का प्रयोग किया है। अब पद्मावत के बाद हम देखें मधुमालती जिसके रचनाकार हैं मंजन और जिसका समय है 1545 ईस्वी। मधुमालती का समय है 1545 ईस्वी और मधुमालती का नायक मनोहर हैं। मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर है और नायिका का नाम क्या है? मधुमालती है। और उसके बाद माधवानल कामकंदला चौपाई जिसका समय है 1556 ईस्वी और माधवानल कामकंदला चौपाई के रचनाकार हैं कुशल लाभ और इसमें भी नायक कौन है? माधव और नायिका कौन है? कामकंदला है। इसके अलावा हम देख सकते हैं प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जो कि किसकी रचना है? जटमल की रचना है जो कि जैन श्रावक थे और प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी है। आप देखिए रूप मंजरी जिसके रचनाकार नंददास और रचनाकाल 1568 ईस्वी। इसकी जो नायक हैं वो कौन है? तो नायक कृष्ण हैं और नायिका रूप मंजरी है। नायिका का नाम क्या है? रूप मंजरी है। और माधवानल कामकंदला के रचनाकार आलम, समय 1584 ईस्वी और नायक माधव और नायिका कामकंदला है। फिर आप देखिए माधवानल कामकंदला के बाद चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान और इसका समय 1613 ईस्वी है और इसकी जो नायक हैं वो है सुजान और नायिका क्या है? चित्रावली इसकी नायिका हैं और इसका समय इसकी जो भाषा है वो है अवधी। रस रतन पूकर की रचना है
1618 ईस्वी की रचना है। इसके नायक का नाम सोम है और नायिका का नाम रंभा है और इसकी भाषा अवधी है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, 1619 ईस्वी की रचना है। इसमें नायक ज्ञानदीप है और नायिका देवजानी है। ये प्रथम सूफी रचना है जिसमें नायक के नाम पर नामकरण हुआ है। फिर देखिए पुहु पावती, ये दुखहरण दास की रचना है। पुहु पावती दुखहरण दास की रचना है और इसका समय 1699 ईस्वी है और इसकी भाषा अवधी है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, 1731 ईस्वी की रचना है। इसकी भाषा भी क्या है? अवधी है। फिर आप देखिए इंद्रावती जो कि नूर मोहम्मद की रचना है, जिसका समय क्या है? 1744 ईस्वी है और इसकी भी भाषा क्या है? अवधी है। इन सब की लिपि लगभग फारसी है। माधवानंद काम कंदला चरित वीरा वारिस के नाम से हैं और ये बोधा की रचना है। इसका समय 1752 ईस्वी है और इसमें भी माधव और काम कंदला नायक नायिका हैं। फिर देखिए आप अनुराग बांसुरी के आप यदि लेखक देखें या रचनाकार देखें तो नूर मोहम्मद, इसका समय 1764 ईस्वी। और फिर देखिए यूसुफ जुलेखा के रचनाकार हैं शेख निसार और इसका समय है 1779 ईस्वी। फिर आप देखते हैं प्रमुख सूफी रचनाओं में, तो आप देखिए हंसावली वही रचना है जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी रचना माना है। इसका रचनाकार असाइत हैं और रचनाकाल 1370 ईस्वी। यदि क्वेश्चन ये आता है कि काल क्रम के आधार पर प्रथम सूफी रचना कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा हंसावली, क्योंकि काल क्रम के आधार पर देखें तो प्रथम सूफी रचना कौन सी है? हंसावली है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसमें नायक राजकुमार है और नायिका हंसावली है। असाइत ने इसकी कथा का आधार स्रोत किसे बताया? तो विक्रम वेताल की कथा को हंसावली की कथा का आधार स्रोत बताया है। अब देखिए कथानक क्या है, तो कथानक ये है, ये कथा पाटन की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। हंसावली पूर्व जन्म में पक्षिणी थी और पक्षिणी ने 5 अंडे दे रखे थे। जंगल में आग लग जाती है और नर पक्षी भाग खड़ा होता है और ये जो पक्षिणी है अंडों को बचाने के प्रयास में अपने आप को आग में जलाकर स्वाहा कर देती है, अर्थात नष्ट कर देती है। यही पक्षिणी अगले जन्म में हंसावली के रूप में जन्म लेती हैं तथा पूर्व जन्म की ग्रंथि से ग्रसित होकर प्रति पंखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या का नियम बनाती। देखिए उसके कितने अंडे जले थे? 5 अंडे जले थे। तो इसने प्रति पंखवाड़े कितने पुरुषों की हत्या का नियम बनाया? 5 पुरुषों की हत्या का नियम बनाया। राजकुमार स्वप्न में हंसावली के दर्शन करता है तथा अपने मंत्री के साथ योगी का वेश धारण करके हंसावली की खोज में निकलता है तथा उसे खोजकर उसे पुरुष विद्रोहिणी ग्रंथि से मुक्त करके विवाह कर लेता है। यही हंसावली का कथानक है। यदि इसमें पूछा जाए कि कितने अंडे दे रखे थे पक्षिणी ने, तो 5 अंडे। प्रति पंखवाड़े कितने पुरुषों की हत्या का नियम बनाया, तो 5 पुरुषों की हत्या का नियम बनाया। और यदि पूछा जाए कि कौन से सूफी काव्य का कथा स्रोत या आधार स्रोत विक्रम वेताल की कथा है, तो उसका उत्तर होगा हंसावली, जो कि असाइत की रचना है, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी रचना भी माना है। अब देखिए चंदायन या फिर इसे चांदायन भी कहा जाता है, लोर कहा या लोर कथा भी कह दिया जाता है। चंदायन के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। और इसका रचनाकाल देखें तो इसका रचनाकाल है 1379 ईस्वी। फिर आप देखिए इसका नायक कौन है, तो इसका नायक है लोरिक देव और इसकी नायिका है चंदा। भाषा इसकी अवधी है, लिपि फारसी है। लोरिक देव और चंदा लोक गाथा के पात्र हैं। ज़्यादातर जो सूफी रचना है उसमें राजघराने के पात्र लिए गए हैं, राजघराने के जो पात्रों का संबंध राजघराने से बताया गया है। पर ये जो सूफी रचना है इसके जो पात्र हैं वो लोक गाथा से प्रेरित हैं। तो कौन सी रचना के पात्र लोक गाथा से प्रेरित हैं, तो उसका उत्तर होगा चंदायन। अतः लोक गाथा को आधार बनाकर ये सूफी ग्रंथ लिखा गया है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा की संज्ञा दी है। ये कहा का अर्थ कथा है, अर्थात लोर कहा या लोर कथा की संज्ञा चंदायन को किसने दी है, तो माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा की संज्ञा दी है। राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी परंपरा का प्रथम रचना माना है और ये सर्वमान्य मत है। यदि ये आ जाए कि प्रथम सूफी रचना कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा चंदायन। और ये पूछ लिया जाए कि राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है, तो उसका भी उत्तर होगा मुल्ला दाऊद की चंदायन। पर यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि काल क्रम के आधार पर प्रथम सूफी रचना किसे माना जाना चाहिए, तो फिर उसका उत्तर हो जाएगा असाइत की हंसावली, क्योंकि जो हंसावली है उसका जो रचना काल है वो 1370 ईस्वी है और मुल्ला दाऊद की चंदायन का रचना काल 1379 ईस्वी है। इसका यदि कथानक देखें तो इसका कथानक है, नायक लोरिक देव एवं नायिका चंदा के प्रेम का चित्रण है। नायक द्वारा योगी का वेश बनाकर नायिका चंदा की खोज में निकलता है।
एक नाग द्वारा नायिका चंदा द्वारा डस लिया जाता है। एक नाग क्या करता है, नायिका को डस लेता है तथा गारुड़ी द्वारा नायिका को ठीक किया जाता है। नाग डसता है और गारुड़ी उस नायिका को ठीक कर देती है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। यदि पूछा जाए कि किस सूफी रचना में नायिका को गारुड़ी द्वारा ठीक किया जाता है तो उसका उत्तर होगा मुल्ला दाऊद की चंदायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्नवा में भी लोरिक देव तथा चंदा की कहानी का प्रसंग बताया है। हमें जानकारी होगी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा भी है। और पुनर्नवा में और अनाम दास का पोथा। पुनर्नवा में इन्होंने क्या किया है, लोरिक देव तथा चंदा की प्रेम कहानी का प्रसंग बताया है। तो लोरिक देव तथा चंदा की प्रेम कहानी को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना कौन सा उपन्यास लिखा है, तो उसका उत्तर होगा पुनर्नवा। इससे आगे हम देखें तो लखम सेन पद्मावती कथा। लखम सेन पद्मावती कथा के रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार हैं दामोदर कवि। इस रचना का रचना काल क्या है, 1459 ईस्वी। लखम सेन पद्मावती कथा में नायक लक्ष्मण सेन है तथा नायिका कौन है, पद्मावती है। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी है। दामोदर कवि ने अपनी इस रचना को वीर कहानी या वीर कथा कहा। वीर कहानी या वीर कथा कहा। उसकी पंक्तियां हैं, वीर कहानी दृढ़ करी बखानी। ये दामोदर कवि ने अपनी रचना लखम सेन पद्मावती कथा के लिए कहा है। इसमें मंगलाचरण के रूप में गणेश जी की स्तुति और सरस्वती जी की स्तुति की गई है। इसका यदि कथानक देखें तो लक्ष्मण सेन पद्मावती को शिव मंदिर में देखता है तथा उससे प्रेम करने लगता है। नायिका के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। नायिका के पिता द्वारा अस्वीकार कर लिया जाता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। लखम सेन पद्मावती का हरण कर ले जाता है। इस रचना में यदि मुख्य बात देखें तो इस रचना में नायिका भेद, काम शास्त्र व शास्त्रीय मान्यताओं का भी उल्लेख है। नायिका भेद, काम शास्त्र व शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लेख कौन सी सूफी रचना में मिलता है, तो उसका उत्तर होगा लखम सेन पद्मावती कथा। इस रचना में बीच बीच में संस्कृत की उक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। फिर हम देखें सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा किस साहित्य इतिहासकार ने सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना माना है। अब देखिए, रचनाकार इसके ईश्वरदास हैं, जो कि राम काव्य से भी या राम भक्ति काव्य से भी संबंध रखते हैं, जिन्होंने अंगद पेज भी लिखा है। फिर देखिए, रचनाकाल इसका 1501 ईस्वी है। इसका नायक ऋतुपर्ण है और नायिका कौन है, सत्यवती है। इसकी भाषा अवधी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। इसका कथानक देखें तो इसके कथानक में नायक ऋतुपर्ण तथा सत्यवती के प्रेम का चित्रण है। नायिका नायक को कोढ़ी होने का श्राप दे देती है तथा वह नायिका के घर के सामने बैठ जाता है तथा हमेशा नायिका से प्रणय निवेदन करता है। 28 दिनों के पश्चात नायिका द्रवित हो जाती है तथा पूर्णमासी के दिन नायक को शाप मुक्त कर देती है तथा अंत में दोनों का विवाह हो जाता है। यदि हम रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी कथा देखें तो नायिका के पिता के द्वारा नायिका को नायक को सौंप दिया जाता है और ये जो कोढ़ी के शाप से है मुक्त करवाने के लिए नायिका एक तालाब पर ले जाती है, जहाँ पर गंधर्वों का वास होता है। तो सभी देवी देवता मिलके इसको शाप मुक्त करते हैं और इसकी शादी करवा देते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति परंपरा में स्थान नहीं दिया है, अर्थात इसको जो आदिकाल की जो फुटकल रचनाएं हैं उनमें इसको स्थान दिया गया है। इसकी प्रमुख पंक्ति देखें तो भादो मास पोष उजियारा, तिथि नवमी ओ मंगलवारा, जोगिनीपुर दिल्ली बड़ थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना, इसमें सिकंदर लोदी की बात की गई है। फिर हम देखें मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं और किस साहित्य इतिहासकार ने इसको प्रथम सूफी रचना माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को प्रथम सूफी रचना माना है। फिर देखिए, इसका रचनाकाल 1503 ईस्वी है। इसका नायक राजकुमार एवं नायिका का नाम मृगावती है। इसकी भाषा अवधी। रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। ये कथन किसका है, तो ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। इस रचना में नायिका राजकुमार की मृत्यु पर सती हो जाती है। यदि इसका कथानक देखें तो नायक राजकुमार व नायिका मृगावती का
प्रथम दर्शन में ही प्रेम हो जाता है। नायिका द्वारा घर चले जाने पर नायक उसे योगी के वेश में ढूंढता है। नायक द्वारा रास्ते में किसी अन्य सुंदरी को राक्षस के संगुल से मुक्त करवाना और अंत में राजकुमार व मृगावती का विवाह हो जाता है। तो इसमें नायिका के बहुपत्नीवाद का तो समर्थन किया गया है, क्योंकि वो जब राक्षस से उस सुंदरी को मुक्त करवाता है तो उससे भी क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है, और मृगावती से भी विवाह करता है। तो ये बहुपत्नीवाद का समर्थन करता है। इस रचना में क्या है, जब नायक अर्थात राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो नायिका क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो नायिका के सती होने का वृतांत किस सूफी रचना में है, तो वो आपके हो जाएगी मृगावती। ठीक है, और मृगावती के रचनाकार कौन है, कुतुबन है, और मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना माना है। और एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कुतुबन के गुरु कौन है, तो कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरान हैं। चिश्ती वंश के शेख बुरान इनके गुरु हैं। और ये कुतुबन जौनपुर के शासक हुसैन शाह के आश्रित कवि भी हैं। किसके, जौनपुर के शासक हुसैन शाह के। और इसमें देखें आगे तो इसमें जो राजकुमार है वो कहाँ है, चंद्रनगर के गणपति देव का राजकुमार है, और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती है। और मृगावती की जो माता है उसकी नाम क्या है, तो रूप मुरारी है, और कहाँ की है, कंचनपुर की है। और ये प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव मिलता है। पर आप देखते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल में देखें तो उनमें भी यही बताया गया है। फिर देखिए माधवानल कामकंदला, इसके जो रचनाकार हैं वो गणपति हैं, और रचनाकाल इसका देखें तो 1527 ईस्वी है। इसका रचनाकार क्या है, 1527 ईस्वी है। नायक माधव और नायिका कामकंदला है। नायिका कौन है, नायिका कामकंदला है। और इसकी भाषा देखें तो भाषा राजस्थानी है। भाषा कौन सी है इसकी, भाषा इसकी राजस्थानी है। फिर देखिए इस रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें कामदेव की स्तुति तथा धार्मिक उपदेश भी है। किसकी स्तुति की गई है, कामदेव की स्तुति की गई है, तथा इसमें क्या है, धार्मिक उपदेश है। फिर देखिए मधुमालती किसकी रचना है, तो मंजन की रचना है। इसका समय 1545 ईस्वी है। इसका जो नायक है वो मनोहर है और नायिका मधुमालती है। इसकी भाषा अवधी है। कथानक देखें, मनोहर एवं मधुमालती के प्रेम का चित्रण है। नायक द्वारा मधुमालती को प्रथम दर्शन में ही प्रेम करना, योगी का वेश बनाकर उसकी खोज में निकलना, रास्ते में प्रेमा नाम की सुंदरी को राक्षस के चंगुल से मुक्त कराना तथा प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकराना। मधुमालती को माँ द्वारा साप देकर पक्षी बना दिया जाता है तथा मनोहर के प्रेम को देखकर मनोहर के प्रेम से प्रभावित होकर उसकी जो माँ है मधुमालती की, वो उसे साप से मुक्त कर देती है और अंत में दोनों का विवाह करा दिया जाता है। इस रचना में देखें तो मनोहर व मधुमालती के साथ साथ एक और कथा चलती है, और वो कथा चलती है ताराचंद व प्रेमा की। जो मुख्य कथा है वो तो है मनोहर की, और मधुमालती की जो उपकथा है वो है ताराचंद व प्रेमा की। तो कथा के साथ उपकथा किस सूफी रचना में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है मंजन की मधुमालती में। इसमें एक मुख्य बात ये ध्यान में रखनी है कि परियों द्वारा मनोहर को मधुमालती के चित्रसारी अर्थात महल में पहुंचाया जाता है। तो यदि देखें मधुमालती और मनोहर के मिलन में किसका योगदान है, तो परियों का योगदान है। और ये किस सूफी रचना में बताया गया है, तो ये मंजन की मधुमालती में बताया गया है। मधुमालती में नायक को एक पत्नी निष्ठ बताया गया है। क्या बताया गया है, एक पत्नी निष्ठ बताया गया है। यदि आप देखें तो जब मनोहर को प्रेमा क्या करती है, प्रणय प्रस्ताव देती हैं, तो मनोहर उसे ठुकरा देता है। और प्रेमा की कथा किसके साथ बताई गई है, ताराचंद के साथ बताई गई है। जबकि मनोहर किसके प्रति आकृष्ट है, किसके प्रति एक निष्ठता रखता है, तो वो मधुमालती के प्रति रखता है। तो मधुमालती जो सूफी काव्य है उसमें नायक को एक पत्नी निष्ठ बताया गया है। मधुमालती में प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म संस्कारों की महत्ता भी दिखाई देती है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। और यदि देखें तो मंजन ने जायसी की अपेक्षा कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। आप देखेंगे जायसी के पद्मावत का समय 1540 ईस्वी है, और उसके 5 साल बाद मंजन ने मधुमालती लिखी। पर उन्होंने जायसी की अपेक्षा किसके आदर्श प्रेम का पालन किया, तो उन्होंने मृगावती के रचनाकार कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन किया। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इसके प्रमुख पंक्तियां देखें तो प्रेम अमोलिक नग संसारा, जेहि जिये प्रेम जो धनी अवतारा, प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि प्रकट आवा, पुरुष मारी ब्रज सती कराई। ये पंक्ति कई बार एग्जाम में आ चुकी है, और ये पंक्ति मंजन की मधुमालती से है। इस रचना में प्रेम का सर्वोच्च आदर्श देखने को मिलता है। सात संबंध जो होए मसी, कागद सात आकाश, और जग जग लिखे न निगरे,
प्रेमा विरह उदास। यदि सात समंद जो होए मसी, इस प्रकार की पंक्तियां कबीर ने भी लिखी है कि सात समंद की मसी करूं लेखनी सब बनराई। और आपको ऐसी ही पंक्तियां मिल जाएगी ढोला मारूरा दुआ में कि कागल नहीं कि मसी नहीं, कागल नहीं कि मसी नहीं। तो ये इस प्रकार की पंक्तियां देखें तो सात समंद जो होए मसी कागद सात आकाश, जग जग लिखे न निगरे प्रेमा विरह उदास उदास। तो ये पंक्तियां कहाँ की हैं? तो ये पंक्तियां मंजन की मधुमालती की हैं। कहाँ की हैं ये पंक्तियां? ये पंक्तियां मंजन की मधुमालती की हैं। फिर आप देखें तो आपको देखना है माधवानल कामकंदला चौपाई, इसके रचनाकार कुशल लाभ, रचनाकाल 1556 ईस्वी, नायक माधव, नायिका कामकंदला, इसकी भाषा राजस्थानी है एवं नायक नायिकाओं के अनेक जन्मों की कथाओं का चित्रण है। तो वो है माधवानल कामकंदला चौपाई में। फिर देखिए रूपमंजरी, रूपमंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास हैं। इनका रचनाकाल 1568 ईस्वी है, नायक कृष्ण है, नायिका रूपमंजरी, भाषा ब्रज। ये नंददास वही नंददास है जो अष्टछाप में पाए जाते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य में भी मिलते हैं, वही नंददास है जिनकी रचना है रूपमंजरी और इसका समय 1568 ईस्वी है। और इसमें देखें तो नायक कृष्ण है और नायिका कौन है? रूपमंजरी है। इसकी भाषा क्या है? तो भाषा इसकी ब्रज है, भाषा इसकी ब्रज है। नायिका रूपमंजरी स्वप्न में कृष्ण के दर्शन करती हैं, वह उसे कृष्ण से प्रेम हो जाता है। इसके दो कथन बहुत प्रसिद्ध हैं। रूपमंजरी काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। उक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। रूपमंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना है, ये कथन गुलाब राय का है। फिर देखें छताई वार्ता, छताई वार्ता का रचनाकाल 1590 ईस्वी और रचनाकार इसके नारायण दास हैं। इसमें यदि नायक की बात करें तो ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार है, वह तो नायक है, और नायिका छताई जो देवगढ़ के राजा रामदेव की पुत्री है। किसकी? देवगढ़ के राजा रामदेव की पुत्री छताई इसकी नायिका है। फिर इसमें देखें इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और छताई वार्ता की एक मुख्य बात यह है कि इसका जो कथानक है वो पद्मावत से प्रभावित है और इस रचना में इतिहास व कल्पना का सुंदर समन्वय मिलता है। जिस प्रकार हम पद्मावत में देखते हैं कि इतिहास व कल्पना का सुंदर समन्वय है, उसी प्रकार छताई वार्ता का कथानक भी पद्मावत से प्रभावित नजर आता है। इसमें राजकुमार व छताई की प्रेम कथा का चित्रण है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विवाह में बाधक बनना, दोनों द्वारा अपना देश छोड़कर चले जाना व विवाह करना, ये इसका कथानक है। फिर देखिए चित्रावली, चित्रावली के रचनाकार उस्मान है, रचनाकाल 1613 ईस्वी, इसका नायक सुजान और नायिका चित्रावली है। इसकी भाषा अवधी है। उस्मान के गुरु का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जो कि हाजी बाबा है। उस्मान ने इस रचना का सृजन अमर होने के उद्देश्य से किया था। उस्मान ने इस रचना का जो सृजन है वो अमर होने के उद्देश्य से किया था तथा उन्होंने ये माना कि ये जो रचना है वह सर्वश्रेष्ठ रचना है। और इस सर्वश्रेष्ठ रचना को चुनौती, अन्य कवियों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है, जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा कहूँ बराई। मतलब जिसकी बुद्धि अधिक है वो ऐसी कथा कहकर बताए। और इसमें बलम दीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जा ही ते ही कठिन करेजा, ये पंक्ति भी चित्रावली में मिलती है। और यदि देखें कि अंग्रेज द्वीप की बात कौन सी रचना में की गई है, तो अंग्रेज द्वीप की बात आपके उस्मान की चित्रावली में की गई है। और यदि उस्मान का देखा जाए तो उस्मान किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके? मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। चित्रावली में आपके जो ये सुजान हैं ये नेपाल का राजकुमार है और जो चित्रावली हैं वो आपके रूपनगर की राजकुमारी है। फिर आप देखिए उस्मान जहांगीर के समकालीन थे तथा चित्रावली में सहाय वक्त के रूप में जहांगीर का उल्लेख है। मंजन ने मधुमालती में प्रेम के आदर्श का अनुकरण कुतुबन की मृगावती का किया है तथा उस्मान ने चित्रावली में जायसी के पद्मावत का अनुकरण किया है। राम कुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति कहा। तो यदि देखें जो चित्रावली उस्मान की रचना है उसको जायसी के पद्मावत की छाया प्रति किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है, तो वो कहा है आपके राम कुमार वर्मा ने। और इसी कारण चित्रावली को द्वितीय पद्मावत भी कहा जाता है। तो किस सूफी काव्य रचना को द्वितीय पद्मावत कहा जाता है? तो उस्मान की चित्रावली को कहा जाता है। फिर देखिए रसरतन, इसके रचनाकार पुकार, रचनाकाल 1618 ईस्वी, नायक सोम और नायिका रंभा। इसकी भाषा अवधी है और जो पुकार हैं वो भी जहांगीर के समकालीन थे। फिर देखिए ज्ञानदीप, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, रचनाकाल 1619 ईस्वी और नायक इसमें ज्ञानदीप हैं और नायिका देवजानी है और इसकी भाषा अवधी है। यदि देखें तो ज्ञानदीप की भाषा क्या है? तो अवधी है। और इसी रचना को लेकर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। क्या कहा है ज्ञानदीप की रचना को लेकर रामचंद्र शुक्ल ने? ये कहा है कि यहीं से प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यदि इसके बाद हम देखें हंस जवाहिर, इसके रचनाकार
कासिम शाह, रचनाकाल 1731 ईस्वी, नायक हंस और नायिका जवाहिर है। और इसकी भाषा क्या है? अवधी है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे निम्न कोटि की रचना कहा है। तो किस सूफी रचना को रामचंद्र शुक्ल ने निम्न कोटि की रचना कहा है? तो वो होगी आपके हंस जवाहिर। कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना करते समय फारसी कवि गवासी की रचना सैफुल मुल्क का अनुसरण किया है। इसकी प्रसिद्ध पंक्ति देखें तो ऊंच संग ऊंच मन भावा, ता भाव ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेई मह ऊंच भय सब कोई। फिर देखिए इंद्रावती, जिसके रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद इसके रचनाकार हैं और इसका रचनाकाल 1744 ईस्वी है। नायक इसका राजकुमार है, नायिका इंद्रावती है जो आगमपुर की राजकुमारी है। और रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कहा है। तो शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे कहा है? तो वो कहा है इंद्रावती को। ये जो नूर मोहम्मद है ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और इन्हीं नूर मोहम्मद की एक रचना है जो कि फारसी में है, फारसी भाषा में है और उसका नाम है रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ है जो कि फारसी भाषा में है नूर मोहम्मद का। ये जो नूर मोहम्मद है इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये बहुभाषाविद थे और इनको फारसी की भी उतनी ही पकड़ थी, इतनी ही जानकारी थी जितनी उन्हें अवधी की भी थी। फिर देखिए अनुराग बांसुरी का यदि रचनाकार देखें तो नूर मोहम्मद है और इसका रचनाकाल है 1764 ईस्वी। रचनाकाल क्या है इसका? 1764 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना पर सांप्रदायिक मनोवृत्ति का आरोप लगाया है। तो सांप्रदायिक मनोवृत्ति का आरोप किस सूफी रचना पर है? तो वह है अनुराग बांसुरी पर। किस पर? अनुराग बांसुरी पर। फिर देखिए इस रचना में 7 चौपाई पर एक बरवे छंद का प्रयोग। अब तक की जितनी भी सूफी रचनाएं थी उनमें चौपाइयों के बाद दोहा छंद का प्रयोग किया जाता था, पर इस रचना में एक पहला प्रयोग किया गया। प्रथम प्रयोग ये हुआ कि 7 चौपाई पर एक बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है। उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है और जो अखंडित परंपरा चल रही थी, सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की जो अखंडित परंपरा चल रही थी उसकी समाप्ति अनुराग बांसुरी से रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। देखिए 3 अलग अलग कथन दिए। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है इंद्रावती को। और देखें कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है, तो ये आपके अनुराग बांसुरी के लिए है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है नूर मोहम्मद के लिए कि इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान अन्य सूफी कवियों से बहुत ज़्यादा था। यदि इसकी भाषा देखें तो इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि रही है। और इसकी प्रमुख पंक्तियों में देखें तो जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा, हिंदू मग में पाँव न रखियो, का जो बहुत ही हिंदी भाख्यो। कहने का मतलब है कि जो सृजनहार है वह जानता है मेरे मन का मर्म। मैंने हिंदू मग अर्थात हिंदू धर्म में पाँव न रखा है, बस हिंदी भाषा में रचना करने से हिंदू जो धर्म है उसमें पाँव नहीं रखा है। फिर देखिए यूसुफ जलेखा, इसका रचनाकार है शेख निसार। रचनाकाल है 1790 ईस्वी और इसमें 10 अर्धालियों पर दोहा है, अर्थात 10 अर्धालियों पर दोहा। इससे पहले 5 अर्धालियों पर दोहा, फिर 7 अर्धालियों पर दोहा। मंजन की मधुमालती में जायसी के बाद जो रचना मिलती है उसमें 5 अर्धालियों पर दोहा है जिसने कुतुबन की मृगावती का अनुसरण किया है। फिर देखिए नियामत खां जान कवि, इन्होंने कुल 78 रचनाएं लिखी जिसमें से 29 प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक रचना लिखने वाले कवि कौन है? तो नियामत खां जान कवि सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक रचनाएं लिखने वाले कवि हैं। इनकी रचनाएं देखें तो ग्रंथ लैले मजनू, कथा कलंदर, कथा कमलावती, कथा रत्नावली, कथा रूपमंजरी, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कनकावती और कथा कलावती। और आप देखें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि नियामत खां जान कवि का जन्म कहाँ पर? राजस्थान के फतेहपुर जिले में कायम खानी मुसलमान परिवार में हुआ था। और इनकी चर्चित रचना देखें तो वो चर्चित रचना है कायम रासो। कौन सी चर्चित रचना है जान कवि की? तो जान कवि की चर्चित रचना है कायम रासो। और देखें जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू कथा को आख्यान को आधार बनाकर लैले मजनू ग्रंथ की रचना की। इससे आगे हम जायसी के बारे में अगली क्लास में जायसी के बारे में और पद्मावत के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।